हेलो एवरीवन। सो वी वर डिस्कसिंग द चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी। उसके हमने मनी पावर, मसल पावर, ये सारी चीजें देखी थी, है ना। अब वे टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म कैसे किया जा सकता है इन ऑर्डर टू फेस दीज चैलेंजेस। जो भी चैलेंजेस हमने पिछली वीडियो में देखे थे, जो भी चैलेंजेस के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म होना पड़ेगा। अपने अंदर की जो उनकी कमियां हैं उनको खत्म करना पड़ेगा, रिफॉर्म करना पड़ेगा। अब वो कैसे तरीके हैं जिनसे वो ऐसा कर सकती हैं? तो पहला तरीका है एंटी डिफेक्शन लॉ। ऐसा कुछ लॉ लेके आए गए हैं, ऐसी चीजें लाई गई हैं जिससे कि पार्टीज अपने आप को सुधार सके। तो उसमें से पहला है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या है? पहली बात तो ये डिफेक्शन क्या होता है और उसका एंटी क्या हुआ। तो डिफेक्शन का मतलब होता है, मान लो कि आप कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हो। मान लो कि मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती हूँ और मैं जीत गई, ठीक है, मैं बन गई एमपी, मैं एमपी बन गई कांग्रेस से। अब मेरे को बीजेपी वालों ने पैसे ऑफर कर दिए और मैं उनकी साइड चली गई, उनकी पार्टी ज्वाइन कर ली मैंने, ठीक है। लोगों ने तो मुझे कांग्रेस का समझ के जितवाया था ना, लोगों ने तो मुझे कांग्रेस का समझ के जितवाया था, और अब मैंने पार्टी चेंज कर ली। जीतने के बाद मैंने पार्टी चेंज कर ली, तो ये तो लोगों के साथ धोखा हुआ। लोगों ने तो कांग्रेस को वोट दिया था, बीजेपी को तो नहीं दिया, कांग्रेस को वोट दिया था, है ना। तो इस तरह ये धोखा हुआ, लोगों के साथ धोखा हो गया कि आपने इलेक्शन होने के बाद पार्टी चेंज कर दी, है ना। तो अब आप बीजेपी के बन गए, जबकि लोगों ने तो आपको चुना था एज ए कांग्रेस पर्सन, है ना। तो इसको डिफेक्शन बोलते हैं। जब कोई एमपी एमएलए अपने इलेक्शन के बाद अपनी पार्टी चेंज कर देता है, अपने इलेक्शन के बाद अपनी पार्टी चेंज कर देता है, उसको डिफेक्शन बोलते हैं। तो इसको रोकने के लिए नया लॉ बनाया गया 1985 में, जिसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। उसको हम क्या बोलते हैं? एंटी डिफेक्शन लॉ। इसमें क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ में किसी को पार्टी चेंज करने की आज़ादी नहीं है। ऐसे वो पार्टी चेंज नहीं कर सकता है। अगर वो पार्टी चेंज करता है तो उसे रिजाइन करना पड़ेगा एमपी एमएलए की पोस्ट से, ठीक है, उसे रिजाइन करना पड़ेगा एमपी एमएलए की पोस्ट से। अब किसी भी चीज़ के अगर अच्छे कुछ इफेक्ट होते हैं तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। तो नेगेटिव इफेक्ट इसका ये है कि अगर मान लो पार्टी में अगर मैं भी हूँ और कोई और लोग भी हैं और मेरा ओपिनियन उनसे मिलता नहीं है, तो मुझे पार्टी छोड़ देनी चाहिए, है ना। अगर मेरा ओपिनियन मिलता नहीं और वो मेरी बात सुनते नहीं तो मुझे पार्टी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन वो ऐसे अगर मान लो मेरा कोई ओपिनियन अलग है, ठीक है, उसको भी वो डिफेक्शन मान लेते हैं, तो उसको भी डिफेक्शन में काउंट कर लेंगे। तो उससे क्या होगा? एमपी एमएलए जो है वो अपनी असली की, जो उनके दिमाग में सच्ची में जो सोच चल रही है, वो उस बात को बाहर निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें डर लगता रहेगा कि ये हमारे अगेंस्ट एंटी डिफेक्शन लॉ ना लगा दे, है ना। उन्हें बार बार यही डर लगता रहेगा। जबकि जबकि जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो कहीं पर भी हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना बुरी बात नहीं है, है ना। तो एक तो ये है एंटी डिफेक्शन लॉ, इसके पॉजिटिव नेगेटिव हमने देख लिया। फिर हमने देखा है कि 9th क्लास में हमने पढ़ा है इलेक्टोरल इंस्टीट्यूशन, इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, तो उसमें बताया गया है कि जब कोई भी इलेक्शन के नॉमिनेशन के लिए जाता है तो उसको 3 डॉक्यूमेंट्स साथ में देने पड़ते हैं, अफिक्स करके देने पड़ते हैं 3 डॉक्यूमेंट। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? वो डॉक्यूमेंट्स है, पहला तो है कि भाई उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कि कितनी प्रॉपर्टी है, कितना ये सारी चीजें हैं वो, ठीक है। दूसरा उसका क्या है? दूसरा उसको बतानी होती है अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि वो कितना पढ़ा लिखा है। और तीसरा उसको बताना पड़ता है कि उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो पेंडिंग नहीं है। तो ये क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर है तो बताए। तो इस तरीके से क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज फिर क्या करेंगी? ऐसे लोगों को चुनने की कोशिश करेंगी जो जिनकी इमेज क्लीन है, जिनके पास ज्यादा करप्शन के मामले, क्राइम के मामले या गंदे कैरेक्टर वाले मामले नहीं है। वो अच्छे कैरेक्टर का इंसान हो, अच्छा उसका सारा रहा हो, ऐसा ना हो कि उसको कितने लोगों के तो पैसे उधार देने हैं, नहीं, ये सब ऐसी चीजें ना हो। तो पार्टीज ऐसे एक क्रेडिबल इंसान को चूज करने की कोशिश करेंगे। ओके, क्रेडिबल इंसान को चूज करेंगे, राइट। और देख लेते हैं और क्या चीज की जा सकती है। ओके, आजकल पार्टी से क्या मांगा जाता है? इनकम टैक्स का पूरा ब्यौरा मांगा जाता है कि आप बताओ आपके पास ये इनकम कहाँ से आई, कैसे आई, कि किस तरीके से आई,
और ये पब्लिक डोमेन में ये बातें सबसे शेयर भी की जाती है, सबके साथ ये बातें शेयर भी की जाती है कि इस पार्टी को किसने कितने पैसे दिए। इस ये क्यों डिस्कस करना जरूरी है? ये डिस्कस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो रिच लोग होते हैं, जैसे अंबानी या टाटा या बिरला, जो भी है, जो भी रिच लोग होते हैं, वो इन पार्टीज को फंड देते हैं, और बदले में पार्टी क्या करती है? बदले में पार्टी ऐसी पॉलिसीज बनाती है जो इन लोगों को सूट करे, जो इन जिन्होंने पैसे दिए हैं उन लोगों को सूट करे। तो इनके बीच में एक काइंड ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम आपको पैसे देंगे और आप इसके बदले में ऐसी पॉलिसीज बनाओगे जिससे हमें फायदा हो, है ना। तो इस तरीके से ये पता लगाना जरूरी है कि इनको किसने फंड किया, ताकि ये देश के दूसरे लोगों के साथ गलत ना करें, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब सजेशन फॉर फ्यूचर के लिए और क्या किया जा सकता है? फ्यूचर के लिए हम क्या कर सकते हैं? फ्यूचर के लिए हम ये दिख रहा है हमें कि औरतें जो है उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम है, पॉलिटिक्स में बहुत ही कम पार्टिसिपेशन है। तो उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए हमें क्या कर देना चाहिए? मैंडेटरी कर देना चाहिए कि जो पार्टी कैंडिडेट है, जो पार्टी है, वो अपने 33% कैंडिडेट औरतें ही रखेगी, 33% कैंडिडेट औरतें ही रखेंगी। तो उससे क्या होगा? औरतों का जो प्रेजेंटेशन है वो बढ़ जाएगा, है ना। और क्या हो सकता है? स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन होनी चाहिए, मतलब जो पैसे का खेल है वो ही खत्म कर दो। जो जितना पैसा जिसको चाहिए सिर्फ स्टेट बांट के देगा, मतलब स्टेट ही देगा। 25 लाख दे दिए, 25 लाख सबको दे दिए। तो इससे क्या होगा कि मनी पावर और मसल पावर का फिर जोर खत्म हो जाएगा, मनी पावर मसल पावर का जोर खत्म हो जाएगा। और अब किसके बेस पे कि कौन सा कैंडिडेट अच्छा है, पार्टी भी उस कैंडिडेट को लेगी जो कैंडिडेट अच्छा है, क्योंकि अब पैसे का तो कुछ रहा नहीं, अब पैसे वाली बात तो रही नहीं ना। तो अब वो किसको लेंगे? उसको लेंगे जो कैंडिडेट अच्छा होगा, जो कैंडिडेट अच्छे से काम करता होगा, वो उसको लेंगे, राइट। तो इस तरीके से स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन हो जानी चाहिए, तो उससे भी करप्शन कम हो जाएगा। और क्या होगा? जो सपोर्ट है वो लोगों को किस तरह से मिलना चाहिए? वो सपोर्ट मिलना चाहिए कि फ्री पेट्रोल दे दिया। मान लो कि अच्छा इलेक्शन रैली में आपकी कार जा रही थी, तो हम अगर पैसे नहीं दे सकते, हम मान लो हम इतना पैसा नहीं है हमारे पास कि हम पैसे नहीं दे सकते, तो उनको कुछ ऐसे काइंड्स में दे दो, काइंड्स में कुछ चीजें दे दो, जैसे कि पेट्रोल फ्री में दे दो कि इतने किलोमीटर का पेट्रोल फ्री है, इतना पेपर फ्री है, इतनी टेलीफोन फ्री है। ये सारी चीजें दी जा सकती हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत कैश भी दिया जा सकता है कि ओके, अगर ज्यादा कैश नहीं देना है, थोड़ा बहुत ही देना है, तो जो उनके इसेंशियल आइटम्स हैं उनको फ्री कर दो, जिसमें वो पैसा वैसे भी खर्च करेंगे, तो वो दे दो। तो इस तरीके से देयर आर 2 अदर वेज इन विच द पॉलिटिकल पार्टी कैन बी रिफॉर्म। कैसे पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म किया जा सकता है? लोगों के प्रेशर द्वारा। अगर हम लोग इकट्ठे हो जाए किसी पार्टी के अगेंस्ट कि भाई ये पार्टी अच्छा काम नहीं कर रही है और ये पार्टी बहुत ही बुरी है, इसने नाक में दम किया हुआ है, तो लोगों के ऊपर लोग प्रेशर बनाएंगे पार्टी के ऊपर, और पार्टी फिर अपने लोगों के ऊपर प्रेशर बनाएगी कि सुधर जाओ, नहीं तो लोग हमें कभी भी वोट नहीं देंगे, है ना। तो लोगों का पार्टिसिपेशन जो होता है वो भी बहुत जरूरी होता है पॉलिटिकल पार्टीज को सुधारने के लिए। तो इस तरीके से आज हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर दूंगी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया है। थैंक यू सो मच।